ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके कोस्टल रीजन्स को। और जो अभी ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है ना कि ये कोस्टल रीजन अब हमारा 48% तक इंक्रीज हो गया है। आखिर इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है उसको आज हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर कुछ कोस्टल रीजन्स को ध्यान से दिखाना चाहता हूँ। आप जरा ना इन रीजन्स को बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, मतलब आप ना खुद ही अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको दे दिया जाए, ये वेस्ट बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे 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 से आइलैंड्स दिखेंगे। अब इन कोस्टल रीजन्स को कैलकुलेट करना आप भी समझ पा रहे होंगे कितना मुश्किल है। और जब हम लोग आज से 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो शायद इतना डिटेल्ड मैप हमारे पास होता भी नहीं था, जिसके बेसिस पर हम लोग हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकें। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम बहुत ही क्लियरली हर एक चीज़ों को बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं आज के इस डेट में। लेकिन ये चीज़ पहले पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए हम लोग कई सारे ना चेंजेस देखते हैं अपने इस पूरे रिपोर्ट सिस्टम में। अगर हम अपने ओल्ड रिपोर्ट की बात करते हैं, आपके एनसीईआरटीज़ में भी बहुत ही क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है कि जो हमारा पूरा का पूरा कोस्टल लाइन है वो 7500 किलोमीटर्स के आसपास है। और हम लोग 1970 का ये डेटा अभी तक पढ़ते आ रहे थे। हालांकि देखो बहुत सारे रिपोर्ट्स वापस से पब्लिश हुए थे। लास्ट रिपोर्ट जो है वो 2016 में भी पब्लिश किया गया था, जिसके अंतर्गत भी ये सारी चेंजेस का जिक्र हुआ था। अब 2023-24 के अंतर्गत जब वापस से हमने इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया है तो अब ये हमारी कोस्टलाइन बढ़ के आ चुकी है 11,098 किलोमीटर्स। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 47.6% का इजाफा, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम बोले कि 50% ही बढ़ गया है। 1.5 गुना हो चुका है हमारा कोस्ट लाइन। अब इस कोस्ट लाइन में आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसमें आपका लक्षद्वीप का आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड, ये सारे कोस्ट लाइन्स शामिल हैं। इसी के साथ साथ अगर आप गुजरात की बात करो तो गुजरात आज के हिसाब से यहाँ पर इंक्रीमेंट जो देखने को मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल देखने को मिल रहा है। पहले 1214 किलोमीटर का इसका कोस्ट लाइन था, लेकिन अब बढ़ के 2340 किलोमीटर्स हो गया है। सबसे ज़्यादा नोटेबल राइज जो है ना वो तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। और अभी मैंने आपको उसका डायग्राम भी दिखा दिया, मैप में भी शो कर दिया कि पहले जिसको हम लोग 157 किलोमीटर कोस्ट लाइन इंक्री मानते थे, अब ये बढ़कर 721 किलोमीटर्स हो गया है। लगभग 350% का इजाफा देखने को मिला है। तमिलनाडु, इसके पहले अगर हम लोग कैलकुलेट करते थे तो हम लोग बोलते थे सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो हम लोग बोलते थे गुजरात की है। नेक्स्ट किसकी बोलते थे, तो हम लोग बोलते थे आंध्र प्रदेश की है। अब ये चेंज हो गया है। आंध्र प्रदेश जो है अब वो 3rd नंबर पर पहुंच चुका है। और 2nd नंबर पर जो है यहाँ पर एक नया स्टेट इमर्ज होकर आया जिसको हम लोग बोल रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुश्किल से आप बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 13-14 किलोमीटर का, ये 15 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश जहां पर अब 1053 किलोमीटर्स यहाँ का डिफरेंस है, वो ही अगर आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये 1068 किलोमीटर हो गया है। और सबसे कम इजाफा देखने को कहाँ मिला है, केरला में। केरला में मुश्किल से बस 5% का एडिशनल कोस्ट लाइन ऐड हुआ है। और इनफैक्ट पुडुचेरी एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में काउंट कर सकते हो जहां की कोस्ट लाइन डिक्रीज हुई है पहले की तुलना में। लगभग लगभग 4.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का ये पूरा रेंज है, जिसको हम लोग 10.4% के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देख सकते हैं। बाकी हर जगह इंक्रीज हुआ है। तो रिजल्टेंट तौर पर हमारा जो प्रॉपर इंक्रीमेंट है वो 48% के आसपास हो चुका है। लेकिन फिर भी आखिरकार ये इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ? देखो, वैसे तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान हमने अभी देख के इसको बताया है। बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। आपने देखा जैसे कि 1990 का ये वाला लाइन है, फिर 2000 में ये लाइन कैलकुलेट किया गया, 2008 में ये, 12 में ये, 14 में ये, 16 में ये। तो ग्रेजुअली हम लोग बेसिकली जो हम पहले के तुलना में स्ट्रेट लाइंस का हम लोग कोस्टल लाइंस मेजर कर लेते थे, अब ये स्ट्रेट लाइंस ना होके अब हम लोग बेसिकली इसमें हर एक फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जैसे कि बेज है, एस्चुरीज है, इनलेट्स हैं, या फिर दूसरे डेल्टा फॉर्मेशन में जितने भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये इतना भी आसान ही जितना ये दिख रहा है। आप यहाँ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जहां पर भी आपको ये रेड कलर्स दिख रहे हैं, ये वो रीजन्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इरोजन हुआ है। मतलब कि हमारी कोस्ट लाइन डिक्रीज हो गई है, मतलब अंदर की तरफ धस गई होगी। डिक्रीज नहीं है, मतलब अंदर की तरफ धस गई है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड एक्रीशन। एक्रीशन मतलब कि कोई भी चीज का एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर जितने भी आपको डार्क ब्लू कलर के लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है।
तो इसी तरीके से हर बार हम लोग इरोजन और एक्रीशन इन दोनों के बेसिस पर ना हम लोग कोस्टलाइंस को फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में देखते हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा अंदाजा तो लगा हुआ है यार, इतना आसान भी नहीं है। आगे बढ़ें इससे पहले बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये पूरी पीपीटी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन या कोई भी डाउट रखते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार मेजर कॉजेज क्या है इन कोस्टलाइन चेंजेस के। हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे। तो 2016 के इस रिपोर्ट के अनुसार देयर आर टू मेजर कॉजेज, वन इज नेचुरल कॉजेज एंड अनदर इज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज फॉर श्योर। नेचुरल कॉजेज के अंदर आपको एक्शन ऑफ वेव्स, विंड्स, टाइड्स, नियर शोर करंट, स्टॉर्म, सी लेवल राइज, ये सारे के सारे दिख जाएंगे। कि करके इनको अगर थोड़ा डिटेल में और समझने की कोशिश करें तो कई बार देखो जो ये वेव्स होते हैं ना, वेव्स, ये वेव्स हैं, ये वेव्स जब भी कोस्टलाइंस पर आते हैं तो इनको ये इरोड करने की बात करते हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब टाइड्स आता है, टाइड्स भी इन वाटर लेवल को बढ़ाता है और घटाता है। तो रेगुलर बेसिस पर अप एंड डाउन का ये नेचर जो है, ये हमारे कोस्टलाइन को चेंज करने में पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। आप सिमिलरली विंड्स की भी बात कर सकते हैं, स्टॉर्म्स की बात कर सकते हैं, और डेफिनेटली जो हमारा सी लेवल राइज है, सी लेवल राइज अभी ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले सेंचुरी की तुलना में अगर देखें तो लगभग लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास का हम लोग को राइज देखने को मिला है। और दूसरा जो कुछ प्रोजेक्शन है वो बोल रहा है कि नेक्स्ट सेंचुरी तक आते आते हम लोग का ये जो सी लेवल राइज है ये 60 सेंटीमीटर तक में ऊपर हो जाएगा। अगर हम लोग लास्ट आइस एज की बात करें तो लास्ट आइस एज की तुलना में अभी तक 110 मीटर तक ये राइज हो चुका है। और इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हर साल कम से कम 1.5 से 10 तक का राइज देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से ये सारे के सारे डेटा वैसे तो देखो आईपीसीसी रिपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ये कुछ बेसिक नेचुरल कॉजेज हैं, लेकिन देर आर सर्टेन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स एज वेल, जहां पर हमारी ये ग्रोइंग इंटेंसिटी प्रॉब्लम की इस तरीके से बढ़ती है कि कोस्टल इरोजन एक कॉमन फिनोमिना हो चुका है ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण। जैसे कि हम लोग कई बार वहां पर बीच नॉरिशमेंट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग आर्टिफिशियल फिगर्स वहां पर बना देते हैं, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन करना, या फिर हम लोग जब सैंड माइनिंग करते हैं, बीच सी एंड सैंड माइनिंग, तो वहां से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। सिमिलरली जो भी हमारे कोस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हम लोग कई बार पोर्ट्स और हार्बर्स का निर्माण करते हैं, तो इसके वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने टाइडल नेविगेशन को थोड़ा सा और सुनिश्चित करने के लिए या फिर थोड़ा सा और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कई सारे पावर प्लांट्स स्टार्ट किए हैं, टाइडल पावर प्लांट्स, तो वहां से भी कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब इनफैक्ट हर स्टेट के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ के लैंडफॉर्म्स और फीचर्स अलग अलग हैं। अगर आप इंडिया कोस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली ये 9 कोस्टल स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत कुल मिला जुला के 66 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे कुछ कोस्टल एरियाज में आपको सैंडी बीचेस दिखेंगे, वहीं कुछ पर रॉकी कोस्ट दिखेंगे, कहीं पर मड फ्लैट्स दिखेंगे तो कहीं पर मार्शी कोस्ट दिखेंगे, कहीं पर एस्चुरीज दिखेंगे तो कहीं पर डेल्टास दिखेंगे, कहीं पर लगून्स दिखेंगे। ऐसे करते करते हमारे पास इसके अलावा वैसे तो देखो 13 मेजर पोर्ट्स, 46 फिशिंग हार्बर्स और 187 माइनर पोर्ट्स भी हैं। लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ की बीचेस जो हैं वो नैरो हैं, काफ़ी लंबी हैं। यहाँ पर आपको टाइडल फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में भी आपको सिमिलर तरीके की चीज़ें मिलेंगी, उड़ीसा में भी आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ये ईस्टर्न कोस्ट पर जब भी आप आओगे तो आपका डेल्टा फॉर्मेशन जो है वो सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। वेस्ट बंगाल में जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा भी कि लार्ज डेल्टा फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ का मैंग्रोव जो है वो काफ़ी हद तक बड़ा हुआ है। ये जो सुंदरबन डेल्टा पूरा हमारा बनाता है वो। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जब भी आप बात करते हो तो यहाँ पर एस्चुरीज डोमिनेट करती हैं, एस्चुरीज डोमिनेट करती हैं। ऐसे हम लोगों ने वैसे तो कई बार ज्योग्राफी में अपने पढ़ा है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताइए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डेल्टा एंड एस्चुरी। तो आपके लिए ये पहला होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। फिर गुजरात में जब भी आते हैं तो यहाँ पर मार्शी लैंड मिलते हैं, टाइडल फ्लैट्स मिलते हैं। टाइडल फ्लैट्स, मार्शी लैंड्स, देखो जब भी हम लोग रन ऑफ कच्छ या फिर हम लोग रन ऑफ कच्छ के अंदर में या फिर हम लोग गल्फ्स की बात करते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे, इन सब जगह पर जब भी आप देखोगे ना तो आपका टाइडल फ्लैट्स काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट है। यहीं पर आपको मड फ्लैट्स, यहीं पर आपको सॉल्ट पैन्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये तो प्रॉपर हम लोगों ने एक रीज़न समझने की कोशिश की, लेकिन देखो सिर्फ इतना ही आसान नहीं है इसको कैलकुलेट करना। आप देखते हो कि जब भी मॉनसून का सीज़न आता है तो ये मॉनसून के टाइम पर रेनफॉल इंक्रीज होने के साथ साथ हम लोग को सी लेवल में हल्का सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। जैसे कि ये तमिलनाडु का मैदलम है। मैदलम जो है ये नॉन मॉनसून सीजन में आप देख सकते हो इसके बीच की हालत, और मॉनसून सीजन में ये कैसा चल रहा है।
हालांकि देखो तमिलनाडु में हम लोग हमेशा रिट्रीटिंग मानसून की बात करते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की देन है जो कि इस लेवल तक इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स कई बार हमारे कोस्टल रीजन्स को भी चेंज कर देती हैं। तो जैसे कि तमिलनाडु का ये डैमेज्ड सी वॉल था, लेकिन अब धीरे धीरे करके हमने इसको कंस्ट्रक्शन में ऐसे ऐसे कुछ वॉल्स आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिए हैं, तो इसके वजह से भी कई बार हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में पब्लिश किया गया है, और इनको गाइड किया है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने। जो मेथोडोलॉजी इस बार अब हमने अडॉप्ट किया है वो नेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑफिस और सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा पर बेस्ड है। एट द सेम टाइम अब हमारे पास चूंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट काफ़ी हद तक नए आ चुके हैं, तो इसीलिए अब इनकी डिटेलिंग्स भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट हो सकता है। हमारी कोस्ट लाइन की डायनामिक अंडरस्टैंडिंग हमें एक नेक्स्ट लेवल पर हमारे कोस्टल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।